पवन चंद्र जोशी, आप देख रहे हैं देवभूमि उजाला। रूस और यूक्रेन के बीच में आज जंग छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया जान रही है कि रशिया ने यूक्रेन में जिस तरह से तबाही मचाई है, पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो गया है। भारत की तरफ से साफ कहा गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि दोनों देश आपस में शांति बनाए रखें और बीच का रास्ता निकाला जाए। शांति वार्ता के लिए भारत कई तरह से रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर रहे हैं। दोनों से यही अपील है भारत की तरफ से कि आप बीच का रास्ता निकाला जाए और बातचीत से ही ये दोनों देशों के बीच की लड़ाई कम हो सकती है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग छिड़ी हुई है। हमने पहले विश्व युद्ध की भी कहानी सुनी है, दूसरे विश्व युद्ध की भी कहानी सुनी है, लेकिन दोनों युद्ध दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हुए थे, कितनी देश की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर हुई थी, पूरी दुनिया में कितना फर्क पड़ा था प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज जब तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं तो तीसरे विश्व युद्ध में भी यही हाल होगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था 2 साल से कोविड की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमाई हुई है, लेकिन जब तीसरे वर्ल्ड वार की बात आती है तो दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है उसका कितना पूरी दुनिया के लिए कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके लिए भी आकलन लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन आज सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में कितना जल्दी ये जंग खत्म होगी, क्या बातचीत शुरू होगी, क्या इसका आगे कुछ विश्व युद्ध की तरफ से ये जंग बढ़ रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमने आज नैना जोशी से इसके बारे में, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में जानना चाहा उनसे। उनका एक इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आज हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वो यूरोप की कंट्री में हुआ था, मतलब यूरोप के कॉन्टिनेंट में हुआ था। क्योंकि पहले के टाइम में क्या हुआ था कि यूरोप बहुत ज़्यादा ना रिच कंट्री थी और वो लोगों को लोन देती थी इंस्टेड ऑफ लेने की जगह। तो ऐसे यूरोप ने मज़े मज़े में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू कर दिया। उसमें 2 कंट्रीज में डिवाइड थी, पहले थे सेंट्रल पावर्स और सेकंड था अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर थी जो यूरोप के बीच बीच की थी और अलाइड पावर्स थी जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ थी। अलाइड पावर में थी हमारी कंट्रियाँ फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, और सेंट्रल पावर में थी जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। वैसे तो बहुत सारी थी पर मेन हाईलाइट इन्हीं को ही करा हुआ है। तो इन दोनों के बीच हुआ था वॉर। अब सब लोगों ने वॉर ज्वाइन करा ये सोच के कि हमको फ़ायदा होगा, हमको फ़ायदा होगा। कभी भी हम कोई लड़ाई शुरू करते तो हम यही इसी के लिए जाते ना कि हमें विक्ट्री मिलेगी, हमें कोई क्विक गेन होगा। तो इसलिए अब सब ने वॉर को ज्वाइन करा ये सोच के कि हमें गेन होगा। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया, जिनसे उन्हें बहुत सारा फ़ायदा और उनकी जो रिनलैंड के रिसोर्सेज थे वो भर गए। मतलब रिनलैंड एक जर्मनी में जगह है, उनके रिसोर्सेज भर गए। अब बात तब पलटी जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अलाइड पावर के साथ आ गया यूएसए। तो यूएसए ने जर्मनी सबको हरा दिया। जब अमेरिका ने जर्मनी को हरा दिया तो जितना भी वर्ल्ड वॉर में उनका नुकसान हुआ, उन्होंने सारा जो कर्जा है वो डाल दिया जर्मनी के ऊपर। तो जर्मनी, अमेरिका और जितनी भी अलाइड कंट्रीज थी, अलाइड पावर्स थी, उन्होंने जर्मनी से ट्रीटी साइन कराई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। और ये ट्रीटी साइन करवाई गई थी वीमर रिपब्लिक नवंबर में वीमर रिपब्लिक के थ्रू साइन करवाई गई थी। और नवंबर में जो वीमर रिपब्लिक के जितने भी सपोर्टर्स थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो ट्रीटी थी उसमें लिखा गया था 75% ऑफ आयरन, 25% ऑफ कोल, 13% ऑफ टेरिटरी और 10% ऑफ पॉपुलेशन भी उन्हें देनी थी। तो इस ट्रीटी में इतना कुछ लिखा था। लेकिन जो वीमर रिपब्लिक थे ना, वो पीस चाहते थे अपनी कंट्री में, कहते थे कि तुम सब ले लो, बस हमें पीस दो। तो इसी वजह से उन्होंने साइन कर दिया। और जितने भी जो वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स नहीं थे, यानी जर्मनी की जो आम जनता थी, उन्होंने उनको नवंबर क्रिमिनल्स एज अ डिफाइन कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने ट्रीटी में साइन करा बिना जनता को देखे, बिना जनता की प्रॉब्लम देखे उन्होंने उस ट्रीटी को साइन कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनको नवंबर क्रिमिनल्स ठहरा दिया उसके बाद जर्मनी की जो हालत है बहुत ख़राब हुई। उसके बाद आया था जर्मनी में हिटलर। अब हिटलर क्या चाहता था, हिटलर की बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ भी है जिसमें वो चाहता था ज्यूज को हेट करना और प्योर जर्मन नॉर्डिक आर्यंस जो नेटिव जर्मन्स थे उन्हें कैसे लव करा जाए, उनके साथ सिंपैथी पीस से रहा जाए, और जितने भी ज्यूज हैं उनके साथ हार्श कंडीशंस में ना रखा जाता था। तो जितने भी 10 to 14 साल के बच्चे थे उन्हें जंग वॉल में एंटर करना पड़ता था
जिसमें कि वो उन्हें बताते थे, यानी जंग वॉल को यूथ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें वो ये सिखाते थे कि हाउ टू हेट ज्यूज़ को कैसे हेट करा जाए। स्कूल जो थे जर्मनी के उनको सेग्रीगेट कर दिया था, यानी जितने भी नेटिव जर्मन और नॉर्डिक आर्यंस थे उनको और ज्यूज़ को अलग। जितने भी ज्यूज़ के डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड्स थे उनको एज अ अनडिजायरेबल घोषित कर दिया, यानी कि उनकी मूवमेंट कंट्री में एज अ पेस्ट और रोडेंट्स की तरह कंसिडर कर दी थी, यानी ये हमारे देश में घूम तो रहे पर इनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको अनडिजायरेबल घोषित कर दिया। और उन्हें चैम्बर्स में, एक फेक शावर हेड्स होते थे, चैम्बर्स, हीट चैम्बर्स होते थे, उनमें उन ज्यूज़ को डाल दिया जाता था। इसके बाद उनके स्कूल्स में उनकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें उन्हें हेट करना सिखाया गया। ज्यूज़ को, जो ज्यूज़ के टीचर्स थे उनको भी स्कूल से रिमूव कर दिया गया था, और जितने भी ब्लू ब्लॉन्ड आइज लोग थे उनको एज अ टॉप रखा गया, और जो ज्यूज़ थे उनको लोअर रेंज में रखा गया। अब ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि ज्यूज़ को जितने भी कंट्री से हटा दिया गया था। अब एक और चीज़ आती है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की। गोल्ड मेडल उनको मिलता था जो कि 8 बच्चे पैदा करते थे और वो भी नेटिव जर्मन, और 6 जो चिल्ड्रन पैदा करता था उसे मिलता था सिल्वर, और जो 4 करता था उनको मिलता था ब्रॉन्ज मेडल। बस ये था। उसके बाद हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अलाइड पावर और एक्सेस पावर थी। अलाइड पावर में 3 कंट्रियाँ थी, एक्सेस में 3 कंट्रियाँ थी। एक्सेस में थी जापान, इटली और जर्मनी, और एलाइड में थी वही फ्रांस, इटली और यूएसए। उसके बाद जो यूएसए थी उन्होंने जापान में हमला करा, उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक करा। थैंक यू फॉर